कैसे हो प्यारे बच्चों, मेरे बाबू लोग। खूब मेहनत करो, खूब मेहनत करो, मेहनत का फल मीठा होता है। मैं हमेशा कहता हूँ। तो इस इकोनॉमिक्स के सीरीज में, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के सीरीज में एक और नए चैप्टर के साथ मैं आ गया हूँ। चैप्टर का नाम है एम्प्लॉयमेंट। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 4 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन इससे जरूर आएगा, सीबीएसई जरूर थ्रो करेगा। चलो शुरुआत करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग शुरुआत करते हैं। एम्प्लॉयमेंट तो क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है रोजगार। अब इसमें देख, एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होता है वर्कर। ठीक है ना? वर्कर कौन? जो काम कर रहा है। अरे काम तो बहुत कोई करता है, कारपेंटर भी करता है, एक ऑफिसर भी करता है, एक लेबर भी करता है, किसान भी करता है। जी हाँ, इन सब को हम लोग वर्कर बोलते हैं। खासियत क्या है? इन सब में कॉमन एक चीज है कि ये सारे लोग जो काम कर रहे हैं अपने नीड्स को पूरा करने के लिए कर रहे हैं, यानी इनकम जनरेट कर रहे हैं और अपने कंट्री के जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। हाँ या ना? यस सर, बिल्कुल सही। तो हम यहां से सीख गए कि एक वर्कर हम उसे बोलेंगे जो कि कंट्री के जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहा है। ऐसा किसी भी इंसान को हम वर्कर नहीं बोलेंगे जो काम तो कर रहा है लेकिन जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है जीरो। जैसे हाउसवाइफ्स घर में खाना बना रही है, काम कर रही है, लेकिन जीडीपी में उनका कंट्रीब्यूशन है जीरो। मान लो कोई आदमी है, वो अपने घर पे अपने बेटे को पढ़ा रहा है, बदले में पैसे तो नहीं ले रहा है, यानी उसका इनकम तो वहां जनरेट नहीं हो रहा है, मतलब वो जीडीपी में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, तो उसे हम वर्कर नहीं बोलेंगे। वर्कर वही होगा जो अर्न कर रहा है पैसा, जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन दे रहा है। क्लियर हो गया? तो चल देखते हैं वर्कर का क्या डेफिनेशन है। ऑल दोज इंडिविजुअल्स हु पार्टिसिपेट इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड कंट्रीब्यूट टू कंट्रीज जीडीपी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज यानी ऐसा एक्टिविटी विच यू डू फॉर मनी, सिंपल, जो आप काम करते हो पैसे के लिए। क्लियर है? अब सीखेंगे हम लोग वर्कर कितने तरह का होता है। एक होता है सेल्फ एम्प्लॉयड, एक होता है हायर्ड वर्कर। सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब है जो अपना खुद का बिजनेस रन कर रहा है, अपना प्रोफेशन पे काम कर रहा है। जैसे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट एक ऑफिस किया हुआ है, एक डॉक्टर एक क्लिनिक किया हुआ है। ठीक है? कोई व्यक्ति है जो कपड़े बेच रहा है, किसान अपने जमीन पे खेती कर रहा है, इनको सेल्फ एम्प्लॉयड बोलेंगे, जो किसी के अंडर काम नहीं करता है। और अगर कोई किसी के अंडर काम कर रहा है तो उसको बोलेंगे हायर्ड वर्कर्स। क्लियर है? सेल्फ एम्प्लॉयड जो है, इनको रिवॉर्ड क्या मिलता है? इनको मिलता है प्रॉफिट। ठीक है? लेकिन जो हायर्ड वर्कर्स है, इनका रिवॉर्ड क्या होता है? सैलरी। इनको सैलरी मिलता है। तो देखो, सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब पीपल वर्किंग इन देयर ओन बिजनेस और प्रोफेशन, और उनका रिवॉर्ड है प्रॉफिट। खुद का बिजनेस कर रहा है, खुद एक प्रोफेशनल है, वो प्रोफेशनल प्रैक्टिस कर रहा है और वहां से जो अर्निंग आ रहा है वो उसका प्रॉफिट होगा, इसे सेल्फ एम्प्लॉयड बोलेंगे। दूसरा है हायर्ड वर्कर्स, पीपल हु वर्क अंडर समवन, किसी दूसरे के अंडर काम कर रहा है, उसको हायर्ड वर्कर्स बोलते हैं। और इनको रिवॉर्ड मिलता है हर महीने के अंत में सैलरी। होपफुली क्लियर है? अब देखो, हायर्ड वर्कर्स दो तरह का होता है। एक बाबू लोग होता है कैजुअल वर्कर, इसको ध्यान देना, कैजुअल वर्कर्स, और एक होता है रेगुलर वर्कर्स। दोनों में फर्क क्या? कैजुअल वर्कर हम उन वर्कर को कहते हैं जो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है जहां पे सोशल सिक्योरिटी स्कीम लागू नहीं है। मतलब सर, सोशल सिक्योरिटी स्कीम यानी पेंशन, यानी ग्रेचुइटी, यानी प्रोविडेंट फंड, ऐसा कोई भी स्कीम नहीं है जो एम्प्लॉय को रिटायरमेंट बेनिफिट्स जहां से मिले। ठीक है? यानी एम्प्लॉय जब रिटायर कर जाए तो उन फंड से उनको पेंशन मिलता रहे, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन वो नहीं है। अगर आप वहां पे काम कर रहे हो तो आप कहलाओगे कैजुअल वर्कर्स। और रेगुलर वर्कर्स यानी ऐसे वर्कर जो रेलवेज में है, जो बीसीसीएल में है, जो और भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में है जहां पे सोशल सिक्योरिटी स्कीम लागू है, यानी रिटायरमेंट के बाद भी आपको पैसे मिलते रहेंगे, इनको कहेंगे रेगुलर वर्कर्स। आगे बात समझ में? तो क्या लिखा हुआ है कैजुअल वर्कर्स में? नॉट ऑन परमानेंट पेरोल ऑफ द एम्प्लॉयर्स एंड नॉट एंटाइटल्ड टू एनी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स। ये इंपॉर्टेंट है बाबू। इसमें क्या क्या मैंने बोला? प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुइटी, और क्या बोला? पेंशन। ठीक है ना? ये सब के लिए अलग अलग फंड्स क्रिएट किया जाता है एम्प्लॉयर के द्वारा, और जब तुम रिटायर करोगे तो वहां से तुमको पैसे मिलता रहेगा।
ठीक है। पर कैजुअल वर्कर्स ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं जहां पे सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स नहीं होता है। रेगुलर वर्कर्स ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में जहां पे सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स होता है। परमानेंट एम्प्लॉइज होते हैं ये लोग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंटाइटल्ड टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। होपफुली क्लियर है। चल अब आगे बढ़ते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है 1 2 3 4 एंड 5, इनको बहुत अच्छे से समझना है। हो सकता है इससे 1 मार्क का कोई न्यूमेरिकल पूछ दे, कोई एमसीक्यू क्वेश्चन पूछ दे। बहुत ध्यान से देखो। एक होता है लेबर फोर्स। बाबू लेबर फोर्स का क्या मतलब होता है? लेबर फोर्स मतलब इसमें ऐसे लोग आते हैं जो एक्चुअली वर्किंग, जो एक्चुअली काम कर रहे हैं, प्लस काम करना चाहते हैं पर उनको काम मिल नहीं रहा है। उन्होंने एक सैलरी ऑफर करके रखा है जिसे हम लेबर सप्लाई भी बोलते हैं। सुनो 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 ध्यान से। विलिंग टू वर्क मतलब वो एक सैलरी ऑफर करके रखा है पर उस सैलरी पे उनको वर्क मिल नहीं रहा है। तो अगर आप कोई सैलरी ऑफर करके रखे हो तो उसे लेबर सप्लाई बोलते हैं। ठीक है, इसको याद रखना, लेबर सप्लाई ये टर्म। तो लेबर फोर्स में दो चीज होता है, एक जो एक्चुअली काम कर रहे हैं और एक जो विलिंग टू वर्क है, काम करना चाह रहे हैं पर उनको मिल नहीं रहा है। दूसरा टर्म है वर्क फोर्स। वर्क फोर्स में हम विलिंग टू वर्क को हटा देते हैं और सिर्फ किसको रखते हैं? एक्चुअली वर्किंग। वो हो जाता है वर्क फोर्स। वो हो जाता है वर्क फोर्स। तो अगर हम नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड निकालना चाहे, नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड निकालना चाहे तो देखो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? लेबर फोर्स माइनस वर्क फोर्स। यानी ये जो सेक्शन है ये एक्सक्लूड हो जाएगा, यानी इनको जॉब मिल नहीं रहा है, काम करना चाह रहे पर मिल नहीं रहा है, और इन्हीं को हम बोलते हैं अनएम्प्लॉयड। तो अनएम्प्लॉयड इक्वल टू हो जाएगा लेबर फोर्स माइनस वर्क फोर्स। इसको दिमाग में रखो। फिर आता है रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट वेरी सिंपल, रेट मतलब होता है परसेंटेज। कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड जो ऊपर ऐसे निकालेंगे डिवाइडेड बाय लेबर फोर्स इनटू 100, इससे निकल जाएगा रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। एंड फाइनली रेट ऑफ पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन यानी पार्टिसिपेटिंग इन द जीडीपी ऑफ द कंट्री। तो ऐसे कौन लोग हैं? जो वर्क फोर्स है, जो एक्चुअली वर्किंग है। तो इज इक्वल टू हो जाएगा वर्क फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इनटू 100। ये 5 फॉर्मूला आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो चलते हैं अगले टॉपिक में। बच्चों अब आप बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट वर्कफोर्स। ठीक है, क्या क्या है इनको बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है। टोटल जो हमारा वर्कफोर्स है उसका 70% मेल वर्कर्स है एंड 30% फीमेल वर्कर्स है। इसका मतलब कि मान लो अगर 100 लोग काम कर रहे हैं तो 70 आर मेल एंड 30 आर फीमेल। क्लियर है? दूसरा डेटा यहां पे है फीमेल वर्कफोर्स के बारे में। फीमेल वर्कफोर्स के बारे में क्या कहता है? रूरल एरिया में टोटल जो वर्कफोर्स है, मान लो रूरल एरिया में अगर 100 लोग काम कर रहे हैं तो उसमें से 30 फीमेल वर्कर्स है। और अगर अर्बन एरिया की बात करें तो अर्बन एरिया में अगर 100 लोग काम कर रहे हैं तो उसमें 20 फीमेल वर्कर्स है। क्लियर? तो यहां से एक ऑब्जर्वेशन तुमको निकालना चाहिए कि फीमेल वर्कर्स की जो संख्या है, जो परसेंटेज है, वो गांव में ज्यादा है शहर के मुकाबले। गांव की महिलाएं ज्यादा एम्प्लॉयड है। ऐसा क्यों? बिकॉज गांव में गरीबी है तो हर एक फैमिली मेंबर को कुछ ना कुछ काम करना ही पड़ता है रोजगार के लिए। इसलिए वहां की महिलाएं, लगभग हर एक घर की महिलाएं काम में लगी रहती है फॉर देयर अर्निंग्स। क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब कुछ क्वेश्चन है, 1 2 3 4, चार में से एक क्वेश्चन तो आना ही है, श्योर रहो। अब इसको मेरे साथ पढ़ो, अच्छे से समझो, बहुत ध्यान से आएगा सीबीएसई में इस बार। देखो कहता है व्हाई रेट ऑफ पार्टिसिपेशन इन प्राइमरी सेक्टर इज मोर देन अदर सेक्टर। कहता है प्राइमरी सेक्टर यानी एग्रीकल्चर में आज भी ज्यादा लोग क्यों है? बहुत सिंपल सा उसका आंसर है। सीबीएसई पॉइंट टू द पॉइंट आंसर खोजती है। आपको बस एक पॉइंट पे स्ट्रेस देना है, लिमिटेड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर। सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज है, इसमें ग्रोथ नहीं है, जिस वजह से लोगों को एग्रीकल्चर में जाना पड़ता है। क्लियर है?
दूसरा, हम जान रहे हैं कि हमारा जो 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर में है। स्टिल डिस्पाइट द कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी इज लेस, इंडिकेटिंग पॉवर्टी। यानी इनका जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में, ज्यादा लोग एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं लेकिन इनकम नहीं जनरेट कर पा रहे, इसलिए इनका कंट्रीब्यूशन जीडीपी में कम है। तो लोग काम तो कर रहे हैं लेकिन स्टिल पुअर हैं, क्योंकि इनकम वहां से बहुत ज्यादा जनरेट नहीं हो पा रहा है, ड्यू टू सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, ड्यू टू डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। समझ रहे हो? ओके, तो ये दो चीज आप इसके आंसर में लिखोगे। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई रेट ऑफ पार्टिसिपेशन इज हाई इन रूरल एरियाज देन इन अर्बन एरियाज। रूरल एरियाज में रेट ऑफ पार्टिसिपेशन क्यों हाई है, ज्यादा वर्कफोर्स जो है वो रूरल एरिया में क्यों है? कारण, सबसे पहला कारण है पॉवर्टी, गरीबी है तो ज्यादा लोगों को काम करना पड़ता है, लगभग फैमिली के हर एक इंसान को काम में लग जाना पड़ता है। दूसरा, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू गो टू स्कूल्स एंड कॉलेजेस। दूसरा, और कुछ काम करने का है ही नहीं, पढ़ाई लिखाई का साधन ही नहीं है। कई गांव तो ऐसे हैं वहां पे जो स्कूल है आधा दिन तो बंद रहता है, तो बच्चे जाएंगे कहाँ? तो बचपन से ही लोग उनको खेतों में डाल देते कि जाओ खेती करो। तो इसलिए बच्चा से लेके बड़े तक हर कोई काम में लगा हुआ है, इसलिए रूरल एरियाज में आपको एम्प्लॉयमेंट ज्यादा दिखता है, बट जीडीपी का कंट्रीब्यूशन नहीं है, इनकम वो जनरेट नहीं कर पाता है। नेक्स्ट है लिमिटेड रिसोर्सेज टू अर्न हायर इनकम। यानी जैसे शहर में क्या होता है, घर का कोई मेल मेंबर है वो काम कर रहा, लाखों कमा रहा है, तो बाकियों को काम करने की जरूरत नहीं है। लेकिन गांव में ऐसा अपॉर्चुनिटी नहीं है हायर इनकम का, ठीक है, कि कोई एक आदमी बहुत ज्यादा कमा ले रहा है जिससे बाकी के घर के लोग नहीं कमाए तो भी चलेगा, ऐसा वहां नहीं है, शहर में है। क्लियर है? तो ये 3 पॉइंट्स आपको इसमें डालना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता हूं, व्हाई रेट ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन रूरल एरियाज इज मोर देन अर्बन एरियाज। तो अभी मैं यहाँ पे समझा रहा था आपको कि रूरल एरियाज में जो फीमेल की संख्या है, जो वर्कर्स है, फीमेल वर्कर्स, दे आर मोर इन कंपैरिजन टू अर्बन वर्कर्स। इसका सबसे इंपॉर्टेंट ये पॉइंट मैं लास्ट में आता हूं, पहले आप इन तीनों को देखो। जॉब ऑफ वुमेन इज स्टिल गवर्न्ड बाय फैमिली डिसीजंस इन अर्बन सेक्टर। अगर हम अर्बन सेक्टर की बात करें तो अभी भी एक फीमेल घर से बाहर जाएगी, जॉब करेगी, इसका डिसीजन घर के बड़े बुजुर्ग लेते हैं, और मैक्सिमम केसेस में उनको घर से बाहर नहीं जाने दिया जाता है। इसलिए फीमेल का जो पार्टिसिपेशन है वर्कफोर्स में शहरी क्षेत्र में वो कम है, और ग्रामीण क्षेत्र में क्या है, रूरल एरियाज में क्या है, मजबूरी है, औरत को जाना ही पड़ेगा काम करने, अदरवाइज वो अपने नीड्स को पूरा, फैमिली नीड्स को पूरा कर नहीं पाएगा। दूसरा, हायर पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन रूरल एरियाज इज ड्यू टू वाइड स्प्रेड रूरल पॉवर्टी, अभी जो मैं समझाया। थर्ड पॉइंट कहता है स्टेबल इनकम ऑफ फैमिलीज इन अर्बन सेक्टर। अर्बन सेक्टर में हायर इनकम अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है, कोई एक मेल मेंबर इतना कमा लेता है कि फीमेल को काम करने की जरूरत होती ही नहीं है। ठीक है, ये 3 पॉइंट सबसे वाइटल पॉइंट्स है। और चौथे नंबर पे कहता है फीमेल एजुकेशन इज अ चैलेंज विच इंप्लाइज लो जॉब अपॉर्चुनिटीज। चाहे आप अर्बन के लिए कहो, ये दोनों के लिए कॉमन है, रूरल एंड अर्बन, आपको जो है ना एजुकेशन बहुत धांसू करना पड़ेगा, फीमेल एजुकेशन खास करके, ताकि उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज तैयार हो सके, जो कि इंडिया में लैकिंग है। होपफुली इसका आंसर आप कर लेंगे, समझ में आ गया। अब मैं आता हूं नेक्स्ट, व्हाई मोर मेन आर फाउंड इन रेगुलर सैलरीड जॉब्स। रेगुलर सैलरीड जॉब्स मतलब होता है, अभी मैं समझा रहा था, 2 तरह का वर्कफोर्स होता है, एक होता है हायर्ड लेबर होता है, और दूसरा होता है सेल्फ एम्प्लॉयड। आपको मैंने बताया था हायर्ड लेबर में 2 तरह का होता है, एक कैजुअल लेबर होता है और एक रेगुलर लेबर होता है। रेगुलर कौन होता है? जो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं जहां पे सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स रहता है। तो कहता है ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में व्हाई मोर मेन आर फाउंड इन रेगुलर सैलरीड जॉब्स। कारण क्या है? बिकॉज रेगुलर सैलरीड जॉब्स में अगर आप जाना चाहते हो, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करना चाहते हो, तो more skills are required, more education is required, more expertise is required, जो अभी भी भारतीय महिलाओं में कम है। इसलिए
भारत के जो मेल सेक्शन है इनका डिमांड ऐसे सेक्टर में बहुत ज्यादा है। तो उम्मीद करता हूं ये सारा क्वेश्चंस आप सीख गए। अब आता हूं इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। पहला एक टर्म है जॉबलेस ग्रोथ। जॉबलेस ग्रोथ से क्वेश्चन सीबीएसई पूछता है, क्या इसका मतलब होता है, जॉबलेस ग्रोथ का मीनिंग क्या है। ठीक है, तो जॉबलेस ग्रोथ का मतलब होता है कि ग्रोथ तो हो रहा है, ग्रोथ तो हो रहा है लेकिन विदाउट जॉब्स, अर्थात कि जीडीपी तो बढ़ रहा है, ग्रोथ हो रहा है मतलब जीडीपी बढ़ रहा है, आउटपुट बढ़ रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, कैसे, मशीनरी से, टेक्नोलॉजी से, लेकिन लोगों का एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज घट रहा है। अगर मशीन और न्यू टेक्नोलॉजी सारा चीज कर ले तो फिर लोगों की जरूरत नहीं है। तो मशीन से हम गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसलिए हमारा ग्रोथ हो रहा है, लेकिन लोगों का रिक्रूटमेंट कम हो रहा है। इसको कहते हैं जॉबलेस ग्रोथ। अब देखो इसको डिफाइन कैसे करते हैं। इट इज अ सिचुएशन व्हेन द लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी टेंड्स टू राइज, आउटपुट बढ़ रहा है ड्यू टू इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, है ना, नया नया जो टेक्नोलॉजी आ रहा है जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, विदाउट एनी सिग्निफिकेंट राइज इन एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ रहा है, हम एआई का यूज कर रहे हैं और काम निकाल ले रहे हैं। क्लियर है? चलो अब आता हूं कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। इसका क्या मतलब होता है बच्चों? मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में तुम्हें बताया कि वर्कफोर्स को मैंने दो हिस्से में बांट दिया था, एक सेल्फ एम्प्लॉयड और एक हायर्ड लेबर। हायर्ड लेबर को फिर से तुमने दो हिस्से में बांटा था, एक जो कैजुअल लेबर होता है और एक जो रेगुलर वर्कर्स होते हैं। तो इसका मतलब है, इस टर्म का मतलब है कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स, यानी जो हमारा वर्कफोर्स है वो कैजुअल लेबर में शिफ्ट हो रहा है। मतलब जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट था, जो सेल्फ एम्प्लॉयड है और जो रेगुलर वर्कर्स है उसका परसेंटेज घट रहा है और कैजुअल वर्कफोर्स बढ़ रहा है। क्लियर है? इसका ये मतलब होता है प्रोसेस ऑफ moving from self-employment and regular salaried employment to casual wage workers. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें से एक क्वेश्चन आता है जो मैं एंड में बताऊंगा आपको कि ऐसा क्यों हो रहा है, वाई, इसका जो कारण है वाई, ये हम लोग डिस्कस करेंगे एंड ऑफ द चैप्टर में। सो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। फिर आता है इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, समझो ये क्या होता है। इसके लिए आप पहले ये समझ लो, एक मैंने लिखा है यहां फॉर्मल सेक्टर, दूसरा मैंने लिखा है इनफॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल सेक्टर क्या होता है? जहां पे मोर देन 10 वर्कर्स होते हैं, काम कर रहे हैं, और जहां पे सोशल सिक्योरिटी स्कीम अवेलेबल होता है, जैसे प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुइटी वगैरह, ये सब अवेलेबल है। इनफॉर्मल सेक्टर जहां पे लेस देन 10 वर्कर्स है और कोई भी सोशल सिक्योरिटी स्कीम नहीं है, नो सोशल सिक्योरिटी स्कीम इज देयर। ठीक है, तो अब देखो जो ऐसे सेक्टर में काम करते हैं इसको बाबू क्या बोलोगे, क्या बोलोगे? कैजुअल वर्कर्स। यहां पे जो काम करते हैं इसको क्या बोलोगे? रेगुलर वर्कर्स। तो यहां कह रहा है इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स, अर्थात कि जो फॉर्मल सेक्टर का परसेंटेज है वो कम हो रहा है। वर्कर्स इन फॉर्मल सेक्टर्स आर गेटिंग लो एंड लो, व्हेयरएज वर्कर्स ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ठीक है, तो इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स मींस परसेंटेज ऑफ वर्कफोर्स इन फॉर्मल सेक्टर डिक्लाइंस एंड परसेंटेज ऑफ वर्कफोर्स इन इनफॉर्मल सेक्टर इंक्रीजेस। इसको इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स बोलेंगे। इसका भी कारण क्या है, वाई, ये भी हम लोग पढ़ेंगे। अब इस टर्म्स को अच्छे से समझ लो। इसके बाद आता हूं सोर्सेज ऑफ डेटा ऑन अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट है ना, बेरोजगारी, इसका डेटा कहां से कलेक्ट किया जाता है? ये एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला इसका सोर्स है रिपोर्ट ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया, दूसरा नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट, और तीसरा डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग डेटा ऑफ रजिस्ट्रेशन विद एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस। इसको दिमाग में रखना, ये तीन सोर्सेज है जहां से हमारे एम्प्लॉयमेंट डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं।
अब आता हूं नेक्स्ट टर्म है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब होता है? अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है ए सिचुएशन वेयर ए पर्सन इज नॉट एबल टू गेट एम्प्लॉयमेंट। ये एक ऐसा सिचुएशन है जहां लोग काम तो करना चाह रहे हैं पर उनको काम मिल नहीं रहा है, तो इसको अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। इसके कारण क्या है, कॉजेस क्या है? सबसे पहला है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन मतलब कि जो रेट ऑफ पॉपुलेशन है वो कई गुना ज्यादा है देन जॉब अपॉर्चुनिटीज के। ठीक है, जॉब अपॉर्चुनिटीज कम प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन पॉपुलेशन ज्यादा रेट से बढ़ रहा है, तो स्वाभाविक है अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। इसको पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहेंगे। दूसरा है स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ में बार बार बताता हूं कि जीडीपी का बढ़ना यानी आउटपुट का बढ़ना, उसको इकोनॉमिक ग्रोथ बोलते हैं। तो जैसे जैसे आउटपुट अगर हम बढ़ाएंगे तो लोगों की जरूरत पड़ेगी तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, लेकिन हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो स्लो है इन कंपैरिजन टू ग्रोथ इन पॉपुलेशन, है ना। पॉपुलेशन जिस रफ्तार से इंडिया का बढ़ता है उससे कम रफ्तार से जीडीपी बढ़ता है, यानी इन कंपैरिजन करें तो वो रेट कम है। एग्रीकल्चर ए सीजनल ऑक्यूपेशन, आप सबको पता है एग्रीकल्चर यहाँ का मेन ऑक्यूपेशन है अभी भी स्टिल नाउ, और ये एक सीजनल ऑक्यूपेशन है, यानी 6 महीने तो अनाज उगाते हैं हम, बाकी 6 महीने किसान क्या हो जाते हैं, बेरोजगार हो जाते हैं, जिसको सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। फिर है लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज। इरिगेशन हमारा एग्रीकल्चर पूरी तरह से मॉनसून पे डिपेंडेंट है। अगर किसी साल बारिश नहीं होता है तो अनफॉर्चुनेटली किसान पूरे साल जो है ना बेरोजगार रह जाते हैं, अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं। जॉइंट फैमिली सिस्टम, हमारे इंडिया में कई ऐसे बिजनेसेस है जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के नाम से है, यानी जॉइंट फैमिली बिजनेस है। एक के बाद एक, पहले दादाजी मालिक थे, फिर दादाजी के जाने के बाद पापा जी हो गए, पापा जी के बाद बेटा जी हो गए, इस तरह से ये जॉइंट फैमिली सिस्टम इसको कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, एक ही दुकान है जहां पे सिर्फ दादाजी काफी है, वो बैठेंगे तो काम हो जाएगा। अब वहां पे उनका बेटा, फिर उनका बेटा भी बैठा हुआ है, तो बाकी दोनों क्या है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड। ठीक है, नेक्स्ट है डीके ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। आपको पता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज लेबर इंटेंसिव टेक्निक से चलता था, यानी ज्यादा से ज्यादा लेबर की जरूरत होती थी, लेकिन 91 के बाद से स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज धीरे धीरे क्या होने लगा, कम होने लगा। डी रिजर्वेशन हो गया प्रोडक्ट्स का, सरकार का भी ध्यान वहां से हट गया, तो धीरे धीरे ये डीके हो गया। और लेबर इंटेंसिव टेक्निक वाला इंडस्ट्री था, वो अगर डीके हो जाए तो फिर तो एम्प्लॉयमेंट में दिक्कत होगा, अनएम्प्लॉयमेंट आपका बढ़ेगा। तो उम्मीद करता हूं ये कॉजेज आपको समझ आ गया। अब चलते हैं इस चैप्टर में आगे। बाबू अब बात करते हैं कंसीक्वेंसेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट का क्या क्या कंसीक्वेंसेस है, दो है, एक है इकोनॉमिक और दूसरा है सोशल। तो ध्यान से देखो, इकोनॉमिक में आता है नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर। लोग काम करना चाह रहे हैं पर आप उसको जॉब दे नहीं पा रहे हो, यानी मैन पावर को आप फुल्ली यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो, इससे नुकसान हो रहा है, लॉस हो रहा है कंट्री को। लॉस ऑफ आउटपुट, स्वाभाविक सी बात है, लोग काम करते तो आउटपुट बढ़ता, लोगों को आप काम ही नहीं दे पा रहे हो तो आउटपुट जो जीडीपी है वो लिमिटेड ग्रोथ हो रहा है उसमें। लो कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्मेशन कब होता है, जब लोग ज्यादा सेविंग्स करते हैं। लोग ज्यादा सेविंग्स कब करेंगे, जब ज्यादा इनकम होगा। ज्यादा इनकम कब होगा, जब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगा। तो अब चूंकि इनकम ही कम है तो सेविंग्स भी कम है, सेविंग्स कम है तो कैपिटल फॉर्मेशन भी कम है। लो प्रोडक्टिविटी ड्यू टू डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अब डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जहां दो की जरूरत है वहां 4 लोग काम कर रहे हैं, तो बाकी दो तो अनएम्प्लॉयड है, इसलिए ऑटोमेटिकली प्रोडक्टिविटी क्या हो रहा है, लो हो रहा है। तो ये कुछ कॉन्सिक्वेंसेस है, इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस, इसको दिमाग में रखिए। नेक्स्ट है सोशल कॉन्सिक्वेंसेस। लो क्वालिटी ऑफ लाइफ, इनकम नहीं है तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लो है। ग्रेटर इनइक्वालिटी, कोई बहुत ज्यादा अमीर है, कोई बहुत ज्यादा गरीब हो रहा है ना। काम काज नहीं है, जॉब नहीं है, तो आपके पास पैसे नहीं है तो आप गरीब ही कहलाओगे, और किसी के पास बहुत ज्यादा पैसा है तो यानी जो अमीर और गरीब के बीच की दूरी है वो बढ़ रहा है। और फिर है क्लास स्ट्रगल। जब भी ये इनइक्वालिटी बढ़ेगा तो क्लास स्ट्रगल जरूर बढ़ेगा, एक पुअर क्लास होगा, एक रिच क्लास होगा, तो दोनों में आपस में क्लैश होते रहेगा, और जो रिच क्लास है वो पुअर क्लास को एक्सप्लॉइट करता रहेगा। तो ये इकोनॉमिक और सोशल कंसिक्वेंसेस इसका है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिए।
नेक्स्ट है कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स, जो अभी मैं बता रहा था। कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स का कारण, रीजन क्या है, वो अभी हम लोग पढ़ेंगे। यानी क्यों ज्यादा से ज्यादा लेबर, रेगुलर एम्प्लॉइज घट रहे हैं और कैजुअल वर्कर्स बढ़ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। सबसे पहला कारण है स्लो ग्रोथ ऑफ फॉर्मल सेक्टर जॉब्स। फॉर्मल सेक्टर का ग्रोथ नहीं आ रहा है, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर बढ़ नहीं रहा है इंडिया में। एक्सपेंशन ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर्स, वेयर इनफॉर्मल सेक्टर्स बढ़ता जा रहा है ना। ऑर्गेनाइज सेक्टर बढ़ना चाहिए, बढ़ नहीं रहा है, इनफॉर्मल सेक्टर्स बढ़ रहा है, तो उस वजह से लोग इनफॉर्मल सेक्टर्स में ज्यादा जा रहे हैं। नेक्स्ट है माइग्रेशन फ्रॉम एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में ऐसे ही बहुत ज्यादा प्रेशर है, तो वहां से लोग जो आ रहे हैं उनके पास तो स्किल होता नहीं है, अनस्किल्ड मैक्सिमम होते हैं। और आपको पता है फॉर्मल सेक्टर में स्किल्ड लेबर चाहिए होता है, तो ये जो बेचारे अनस्किल्ड लेबर आ रहे हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर्स में चले जा रहे हैं, तो इनफॉर्मलाइजेशन हो रहा है। ग्रोथ ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड सर्विस सेक्टर्स, देखो इंडिया अभी डेवलप्ड कर रहा है, ठीक है, डेवलप्ड कंट्री बनने वाला है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा बिल्ड हो रहा है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने में कंस्ट्रक्शन कंपनियों की और स्मॉल सर्विस सेक्टर्स की बहुत जरूरत होती है, और ये लोग हमेशा कैजुअल लेबर्स ही अपॉइंट करते हैं। मान लो कहीं पे एक रोड बन रहा है, तो वहां परमानेंट लेबर थोड़ी रखेंगे, जब तक रोड रहेगा वो लेबर काम करेगा फिर चला जाएगा। तो इसलिए ऐसे केसेस में कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कर्स इंडिया में बढ़ रहा है। तो होपफुली आपको ये समझ आ गया। अब हम लोग इस चैप्टर के आखिरी टॉपिक में आएंगे, उससे पहले मैं एक चीज और बता दूं, इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स का भी आंसर यही होगा कि रीजंस ऑफ इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स, तो दोनों का आंसर आप ये सेम आंसर लिखेंगे। अब हम चैप्टर के बिल्कुल एंड में है, अब हम ये पढ़ने वाले हैं कि ये जो अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या है इसको रिमूव कैसे सरकार करती है, ठीक है। हाउ गवर्नमेंट विल रिमूव द सिचुएशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, सीबीएसई हमेशा पूछता है, तो आओ उसको सीखते हैं। बाबू ये आपके स्क्रीन में नजर आ रहा होगा, मेजर्स टू इरेडिकेट अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, दिख रहा है। तो मेजर्स टू इरेडिकेट अनएम्प्लॉयमेंट में तुमको सबसे पहले दिख रहा होगा डायरेक्ट जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और फिर है इनडायरेक्ट जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, दोनों को बहुत अच्छे से आप समझोगे। डायरेक्ट जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है, डायरेक्ट जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि गवर्नमेंट कुछ ऐसा प्रोग्राम्स निकाले, ऐसा जॉब अपॉर्चुनिटीज निकाले जहां पे लोगों को वो डायरेक्टली अपॉइंट कर सके। आपको पता है गवर्नमेंट के पीएसयूज किसका है, गवर्नमेंट का है, तो यहाँ पे भी लोगों की जरूरत पड़ते रहती है, तो गवर्नमेंट डायरेक्ट अपॉइंटमेंट करता है, इंडियन रेलवेज में, डिफेंस में, सरकारी बैंकों में, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब अगर सपोज करो ये पीएसयू सेक्टर अगर बढ़ रहा है, पीएसयू सेक्टर अगर बढ़ रहा है, ग्रोथ हो रहा है इसमें, तो इसकी उपयोगिता आपके प्राइवेट सेक्टर को भी होती है। यानी यहां से जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है, प्राइवेट सेक्टर उसको यूटिलाइज करता है, तो इनडायरेक्टली प्राइवेट सेक्टर में भी ग्रोथ हो रहा है, तो फिर प्राइवेट सेक्टर भी एम्प्लॉयमेंट को क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है। वही चीज यहां पे लिखा हुआ है, डायरेक्ट जनरेशन एंड इनडायरेक्ट जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। होपफुली दिस इज क्लियर है। चल अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक नहीं, उसी मेजर्स टू इरेडिकेट अनएम्प्लॉयमेंट का ही दूसरा जो पॉइंट यहां पे तुम देख रहे हो कि सेवरल प्रोग्राम्स such as Startup India, Skill India, Make in India initiative has been taken by our government. तो सबसे पहले आप देखो आपके स्क्रीन में आ रहा है स्किल इंडिया कैंपेन। क्या है ये स्किल इंडिया कैंपेन, ध्यान से देखो। स्किल इंडिया और नेशनल स्किल्स डेवलपमेंट मिशन ऑफ इंडिया इज अ कैंपेन लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन 2015। 2015 ये डेट याद रखना इंपॉर्टेंट है। Main objectives was to train over 40 crore people in India in different skills by 2022। यानी 40 करोड़ से अधिक लोगों को ट्रेनिंग देना, एक ऐसा ट्रेनिंग देना कि ट्रेनिंग के बाद सीधे उनको जॉब मिल सके बाय 2022। तो ये दो चीज तुम्हें याद रखना है स्किल इंडिया कैंपेन में। नेक्स्ट आता है स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया में क्या लिखा है, इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया and was launched in the year 2016। इसका ईयर याद रखना। और इसका ऑब्जेक्टिव, दिस कैंपेन फोकसेस ऑन फॉलोइंग 3 एरियाज, सिंप्लीफिकेशन एंड हैंड होल्डिंग, फंडिंग सपोर्ट एंड इंसेंटिव्स, एंड इंडस्ट्री एकेडमिया पार्टनरशिप एंड
इंक्यूबेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में रखिएगा, इसके ऑब्जेक्टिव्स को और इसके ईयर को। इसके बाद आता हूं आत्मनिर्भर कैंपेन और सेल्फ रिलायंट इंडिया। कब लॉन्च हुआ था ये? लॉन्च्ड इन May 2020 by PM Narendra Modi. Idea is to make India self-reliant or self-sufficient. कई बार ये दोनों टर्म पढ़ चुके हो, सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ सफिशिएंट मतलब आत्मनिर्भरता होता है, यानी दूसरे कंट्री पे डिपेंडेंसी घटा देना होता है। इट डज नॉट मीन टू डू कट ऑफ फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और बीइंग प्रोटेक्शनिस्ट इन नेचर। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं दूसरे कंट्रियों से एकदम कट ऑफ हो जाऊं। It does involve the following: inflow of foreign investments, inflow of technologies, changing the definition of MSMEs, boost to private sector participation in numerous sectors and increased FDI in defense sector। तो ये कुछ प्रोग्राम्स है गवर्नमेंट का। मुझे पूरा उम्मीद है कि ये तीनों आप बहुत अच्छे से सीख गए। दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। इतना अगर आप कर लेंगे तो इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आए आप उसका आंसर आसानी से लिख सकते हो। चलो मिलेंगे नए चैप्टर के साथ अगले क्लास में।